स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोज़ हम लोग स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया जो कि एक बुक है, हमारे जीएस का एक पार्ट है मॉडर्न इंडिया। और आपके केएस एग्ज़ाम के लिए, चाहे सिविल सर्विसेज, चाहे किसी भी स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हमेशा तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो बहुत कम बोला है मैंने, किसी किसी पेपर में इनफैक्ट 20 क्वेश्चंस भी रेशियो रहता है। तो इसको हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज़ के थ्रू कर रहे हैं। मैं हर चैप्टर को, स्पेक्ट्रम के हर एक चैप्टर को हर एक लेक्चर में डिस्कस करते जा रहा हूँ और सिर्फ उनसे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करते हुए, हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी है। यूजिंग माई एक्सपीरियंसेस, स्टेशनिंग माई स्किल्स एंड माई एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन इन वेरियस एग्जाम्स, वहाँ से मैं इस चीज़ को मार्क करते हुए आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आज स्पेक्ट्रम आप रैपिड तरीके से मेरे साथ पढ़ते हुए चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको समराइज़ करने में बहुत आसानी रहेगी और ये एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि मुझे हर चैप्टर में सिर्फ कौन सा पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि देखिए, अगर आप लोग साथ में फॉलो कर रहे हैं, जो भी लोग मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। इससे क्या है दोस्तों, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, हमें भी थोड़ा आगे बताने में, शेयर करने में डेटा को, हमारे कंटेंट को, रिसोर्सेज को डिफाइन करने में और भी ज़्यादा एक एक अच्छा खासा एक एनर्जी मिलती है। क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए ही हो रहा है, और जितना भी करना भी है हमें, तो हमेशा आपके लिए बेनिफिट के लिए करना है। हम अपने लिए यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो बहुत कम मांग रहे हैं, बस इतना मांग रहे हैं कि यार आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर इस पे उतने खासे लाइक्स आए दोस्तों, तो शायद हिस्ट्री के बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी, एंशंट इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री, इन सब का भी रैपिड रिवीजन चालू कर दें। लेकिन उससे पहले आप लोगों को भी थोड़ा सा ये शो करना पड़ेगा ना कि हाँ नहीं, आप लोग भी चाहते हैं कि वो चीज़ हो। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा बताना चाह रहा था मैं आप सभी को। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि और भी सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज़ चालू करेंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने अपने टेस्ट सीरीज़ और इंडिविजुअल कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं हमारे ऐप पर, हमारी वेबसाइट पर। प्लीज़ गो थ्रू देयर एंड वॉच द वीडियोज़, सब्सक्राइब टू द टेस्ट सीरीज़ एज इट्स वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर देयर। इनफैक्ट मैं ये भी कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन शायद आपके डायरेक्टली केएस में भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर से हो, चाहे वो स्टैटिक जीके से हो। ठीक है, चलिए, तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, जो हमारा छोटा हुआ था पहले से, दैट इज पीजेंट मूवमेंट्स विद रिलीजियस ओवरटोन्स। अब जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था कि मूवमेंट जो थे हमारे, ट्राइबल थे, सिविल्स थे, पीजेंट्स थे, एक तरीके से अगेंस्ट किसके हुआ था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था, क्योंकि वो लोग क्या चाह रहे थे, अब उन लोगों ने डोमिनेंस हर जगह करना चालू कर दिया था। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन हो रहा था? क्योंकि उस वक्त इंडिया पुअर होते ही जा रहा था। पैसा किसके पास था उस वक्त? ज़मींदारों के पास था, राजाओं के पास था, है ना? जो एक एजुकेटेड, अपर एजुकेटेड फैमिली थी, अपर मिडिल क्लास से भी ऊपर थी, उनके पास पैसा था। बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल वर इन एग्रीकल्चर लैंड्स। ठीक है, वो लोग फार्मिंग करते थे, फार्मर्स थे, तो पीजेंट्स थे, ट्रेड करते थे वहीं से और बहुत कम पैसे में अपना गुजारा करते थे। ट्राइबल्स थे जो कि सिर्फ फॉरेस्ट को लेकर के इतना कंसर्न थे, बाकी उन्हें पहले भी बता चुका हूँ कि उन्हें नेशनल मूवमेंट से कोई खास ज़्यादा लेना देना था नहीं। क्योंकि आप मॉडर्न इंडिया में बहुत कम जगह पढ़ेंगे कि ट्राइबल मूवमेंट जो थे, उनका पार्टिसिपेशन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी कम था, क्योंकि दे वर ओनली कंसर्न अबाउट द राइट्स ऑफ देयर फॉरेस्ट। रेवेन्यूज़ जो ब्रिटिशर्स आके क्रिएट कर रहे थे, इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन पीपल, वो भी उन्हें पसंद नहीं था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स को लेकर के, इन्हें ये भी नहीं पसंद था कि हमारी ज़मीन पर कोई आए ही ना। हम ही लोग हैं, हम ही लोग इससे सारा अपना रेवेन्यू निकालेंगे, इनपुट निकालेंगे, आउटपुट करेंगे। तो रिवॉल्ट्स हुए, बाकी के रिवॉल्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पीजन पढ़ने वाले हैं आज। तो पीजन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है नरकलबेरिया अपराइजिंग। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जितने भी अपराइजिंग्स यहाँ पे और रिबेलियंस हो रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हर बार आते हैं पेपर में। तो इग्नोर मत करिएगा इस टॉपिक्स को, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टाइमलाइन बनाना है। नारकलबेरिया अपराइजिंग एक जगह लिखा आपने, उससे एसोसिएटेड पर्सन जो कि लीडर था, और रीज़न क्या था। अब इन सब चीज़ों से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, कि जितने भी रिवॉल्ट्स हुए थे ना, एक छोटा सा कॉमन सेंस चीज़ अपने में अप्लाई कर लीजिए आप, कि यार एग्जामिनर अगर आपको ऑप्शन देगा ना कि इस क्वेश्चन को लेकर, अगर मान लीजिए डाल भी दिया उसने, और उसने ये पूछा कि भाई क्यों हुआ था, एक तो उसका ऑप्शन ये रहेगा कि भाई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद दिस रिवोल्ट, जो कि मैं पुरानी क्लास में बता चुका हूँ। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन उसका ये होगा कि रीज़न क्या था इसके पीछे, तो एक बस ट्रिक है, कॉमन सेंस है इसमें, कि देखिए
रेवेन्यू ऑप्शन में आया, एग्रीकल्चर लैंड आया, राइट्स आए, न्यू टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन आ गया, है ना, इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन पीपल हो गया। अगर ये पॉइंट्स दिखे ना आपको तो बिल्कुल मार दीजिएगा टिक, वो बिल्कुल सही होगा आपके क्वेश्चन का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह पर यही हो चल ही रहा था, यही चल रहा था, चाहे वो पीजेंट्स का हो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो ट्राइबल्स का हो, यही चल रहा था कि टैक्सेशन बहुत हैवी कर दिया था, रेवेन्यू जनरेशन जो पॉलिसीज़ लाए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो हाथों से ले लिया गया था, अब जो भी ब्रिटिशर चाह रहे थे वैसा हो रहा था, बर्डन काफ़ी बढ़ गया था, मनी लेंडर से लोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा था, ठीक है, तो दब रहे थे सारे के सारे। तो एक ही मैंने बताया है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो नारकल बेरिया अपराइजिंग, कौन सा एसोसिएटेड है पर्सन इसमें से? दैट इज़ मिर नाथिर अली और तीतू मिर। या तो मीर नाथिर अली और तीतू मीर, दोनों का एक ही आदमी है, तो ये नाम याद रखिएगा। तीतू मीर किससे एसोसिएटेड है भाई? नारकल बेरिया अपराइजिंग से। नारकल बेरिया अपराइजिंग हुआ कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था? लैंडलॉर्ड्स, मेनली हिंदू टेनेट्स, है ना, जिन्होंने बेयर टैक्स ऑन फराजीज एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स पर पुट अप कर दिया था उस टाइम पर। फराजीज मतलब कि एक बेयर टैक्स जो फराजीज थे उन पर बेयर टैक्स भी रख दिया था। ये उस टाइम की बात है क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, काफ़ी ज़्यादा दबदबा था ब्रिटिशर्स के साथ इनको, ठीक है। तो टैक्स लगा दिया था इन लोगों ने, कि बेयर टैक्स लगा दिया था, मतलब सोच के भी हंसी आती है कि ऐसा क्या करने का सेंस था। तो खैर ऐसी बहुत सारी हंसने वाली चीज़ें हैं जो हमारे पुराने इंडिया में हुई थी, लेकिन हमें तो खैर पढ़ना है तो इतना बुद्धि लगानी नहीं है कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं था, बस याद रखना है क्योंकि पेपर देना है, फिलॉसफी नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो बेयर टैक्स ऑन फेराजिस भी क्वेश्चन उठ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग अपराइजिंग्स बेयर टैक्स वाज वन ऑफ द कंसर्न। तो नारकल बेरिया अपराइजिंग, तीतू मीर वाज एसोसिएटेड, ठीक है, एंड नारकल बेरिया अपराइजिंग वाज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट के तौर पर आ सकता है, ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट में आ सकता है, या टू स्टेटमेंट्स का बोल दिया जाएगा और ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट, वन, टू और बोथ ऑफ देम और नीदर ऑफ देम, ठीक है। तो उसमें ये स्टेटमेंट हो सकता है कि इट नलकलबेरिया अपराइजिंग वाज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हाँ, यस इट इज टू बी कंसिडर्ड एज। चलिए, द रिवोल्ट लेटर मर्ज इनटू द वाबी मूवमेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वाबी मूवमेंट को आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे, मगर क्वेश्चन उठ सकता है कि नारकल बेरिया जो है वो वाबी मूवमेंट के आगे जाकर के मर्ज हो गया था, क्योंकि बोथ मूवमेंट जो थे वो मुस्लिम्स कम्युनिटी के ज़्यादा डोमिनेंस में थे, ठीक है। चलिए, पागलपंथीज, पागलपंथीज एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था दोस्तों। हेजोंग एंड गैरो ट्राइब्स ऑफ मैनमेन सिंह डिस्ट्रिक्ट, मतलब बंगाल में ये पहले हुआ करता था, और इनको पागलपंथीज बोला करते थे। ये एक नाम था, अब इसमें नहीं जाने की जरूरत है कि यार पागल क्यों बोलते थे, पागल थे क्या ये लोग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने क्लासिफिकेशंस होते हैं नाम की, डाइवर्सिफिकेशन थी काफ़ी ज़्यादा, तो अपना अपना तरीका होता है नाम रखने का, ठीक है। चलिए, तो ट्राइबल पीस ऑर्गेनाइज themselves द करम शाह सन, ठीक है, करम शाह नाम जो है वो एसोसिएटेड है आपका पागलपंथी से, इतना याद रखना है आपको बस। और ये कहाँ था पागलपंथी? ये बंगाल में था। और किसके अगेंस्ट था? वही जमींदार के अगेंस्ट। बहुत सारे मूवमेंट जमींदार और ब्रिटिशर्स के दोनों के अगेंस्ट भी थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है फराजी मूवमेंट। अब फराजी रिवॉल्ट जो है ये फिर मुस्लिम सेक्ट का था, और इसमें मर्ज कौन सा हुआ था आपका? अभी बताया था मैंने, तीतुमीर मूवमेंट, है ना। तीतुमीर मूवमेंट जो था, नारकल बेरिया अपराइजिंग, वो इसमें मर्ज हो गया था। फराजी मूवमेंट भी क्या था? पॉलिटिकल चेंजेस को लेकर था, लगभग वही सारी चीज़ें थी और कुछ नहीं था, ठीक है। इंग्लिशर्स को भगाने के लिए और जमींदार्स के टीनेंट्स जो थे, मुस्लिम टीनेंट्स जो थे, इन लोगों ने किया था। मोपला अपराइजिंग, मोपला से याद रखिएगा दोस्तों, मोपला इज फ्रॉम दी मालाबार रीजन, ठीक है, मालाबार रीजन से ये हुआ था। चलिए, पीजेंट्स रोल इन 1857 रिवोल्ट। अब 1857 रिवोल्ट में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं शायद ये पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा था कि दोबारा आपके दिमाग में उस लास्ट पॉइंट से दोबारा से रिवाइज करा सकूँ, ताकि एक एक कनेक्शन बन जाए, ब्रिज हो जाए चीज़ें, ठीक है। डिफरेंट कॉजेज बता चुका हूँ, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, एक्सप्लॉयटेशन बाय द पुलिस, ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ, और यही वन ऑफ द रीजंस है, ठीक है। चलिए, ये भी बता चुका हूँ, फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉर्ड्स अंदर कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ ट्राइबल रिवॉर्ड्स पढ़ा चुका हूँ, यहाँ से मैंने आपको चालू करवा दिया था सारी चीज़ें, ऐसा नहीं मुझे याद नहीं है, मुझे याद है, लेकिन यहाँ से मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका था मैं, ठीक है। पहाड़ियाज कहाँ से थे? तो भाई राजमहल में हिल से थे। पहाड़ियाज जो थे राजमहल हिल्स से थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जीते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। ब्रिटिशर्स आए, एग्रीकल्चर सिस्टम ख़त्म कर दिया, पैसे उन्हें मिल नहीं रहे हैं, उनके राइट छीन लिए, टैक्सेशन हैवी कर दिया, रेवेन्यू जनरेशन का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दिया, असर्टिंग पावर उन पे डाल दिया कि भाई जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा उगाना पड़ेगा, तुम सारे लैंड यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। रिवोल्ट तो होना ही होना था। आपको याद रखना है, पहाड़ियाज कहाँ से थे? राजमहल हिल्स से थे। किस चीज़ पे थे भाई? ये ट्राइबल था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन।
इसमें भी दोस्तों पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग वर ट्राइबल मूवमेंट्स और सिविल मूवमेंट्स। अब ट्राइबल मूवमेंट पूछा है, वहां पर आपके सिविल अपराइजिंग्स और ट्राइबल अपराइजिंग्स के ऑप्शन डाल दिए जा सकते हैं, समझे? जैसे कि ट्राइबल अपराइजिंग डाल दिया कि विच अमंग द फॉलोइंग वर काउंटेड और वर सीन एज द ट्राइबल मूवमेंट। अब ट्राइबल मूवमेंट में पहाड़ियाज मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पर आपका कुका मूवमेंट डाल दिया, या तेतु मेरी मूवमेंट डाल दिया, या फैजाजी मूवमेंट डाल दिया, तो सिर्फ पहाड़िया हुआ ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, नॉलेज में रखिएगा अपडेटेड अपने आप को। चलिए ठीक है। हाँ, बिल्कुल एरिया रिड्यूस होते जा रहा था, तो उस टाइम पर क्या चराने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी इन लोगों को, क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स का उन्होंने मार्किंग कर डिमार्केशन कर दिया था चीज़ों का कि इससे आगे आप नहीं कर सकते, इतना तक है, जगह ही नहीं मिल रही थी उन लोगों को। राजा जगन्नाथ जो है ये एक एसोसिएटेड पर्सनैलिटी हैं जो इनसे रिलेट करते थे, ठीक है। तिलका मांझी दोस्तों एक जगह है जो कि बेसिकली आपके भागलपुर में, बिहार में बिलोंग करती है। अभी भी एक जगह का नाम है तिलका मांझी, और तिलका मांझी एक पर्सन का नाम था जो लीडर थे। कहाँ थे भाई? संथल परगाना। संथल जो रिलीजन है वो हमेशा जो रिबेलियन हुआ था वो आपका बिहार के भागलपुर से ओरिजिनेट हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। मांझी मूवी भी आई थी ना आपकी, देखा होगा आपने, द फॉरेस्ट मैन मांझी। हाँ, तो भाई ये लोग फॉरेस्ट लोग थे, फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। सुल्तानगंज में था, इतना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, तिलका मांझी, संथल रिलीजन, रिबेलियन, और कहाँ हुआ था? तो भाई ये आपका हुआ था भागलपुर बिहार के साइड में, ठीक है। संथल मूवमेंट वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इट। देखिए ट्राइबल मूवमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं था कि वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करी थी, वहाँ पर किसी किसी मूवमेंट में वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि खिलाफत हमारा जो ऑल इंडिया लेवल पर जो मॉडर्न इंडिया में हुआ था, कहीं कहीं जगह पे ये देखा गया था कि वुमेन्स एसोसिएट हुई थी। एक लेटर टाइम के बाद, टाइमलाइन के बाद, 1928 के बाद आप बोले तो फिर वुमेन्स जो है वो सड़कों पे पिक पॉकेटिंग करने लगी थी, लिकर शॉप्स को असर्ट करने लग गई थी, स्वदेशी जो वेस्टर्न जो कपड़े हैं उन्हें जलाने लग गई थी सड़कों पर खड़े होकर के। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन उसके बाद बढ़ा था। कांग्रेस सेशन में वुमेन का आना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो तो बहुत पहले से 1885 से चालू हो गया था। सरोजनी नायडू थी आपकी, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट बनी थी जो कि पहली वुमेन थी सिर्फ। शी वॉज नॉट द इंडियन वुमेन, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन, ठीक है। कैलकटा में था मेरे ख्याल से, कैलकटा में हुआ था। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है। तो मांझी वॉज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट आदिवासी लीडर टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ये हुआ आपका आदिवासी, मतलब ट्राइबल में। वो था आपका पीजेंट में। पीजेंट में कौन सा था? तीतू मेरली मूवमेंट था, कि भाई पहला कहा गया कि पीजेंट मूवमेंट था जहाँ पे आर्म्स लिए गए थे। ट्राइबल में पहला कौन सा था? वो मांझी मूवमेंट था। कौन सा था भाई? तिलका मांझी, ठीक है। चलिए, जंगल महल रिवोल्ट, छोटा नागपुर जंगल महल को बोला जाता है। वहाँ के एरियाज जो है, छोटा नागपुर आपको झारखंड के आसपास हो गया, रांची हो गया, है ना, ये सब एरियाज जो है उसी के आसपास के एरियाज है, इन्हें छोटा नागपुर बोला जाता है। बंगाल के आसपास ही बॉर्डर है, ऑब्वियसली झारखंड और बंगाल तो बॉर्डर ही है आपका एक तरीके से, देखें आप मैप पर। तो वही फार्मर्स एंड हंटर्स हुआ करते थे ये लोग। जंगल महल इसको बोला जाता था, उस टाइम पे नाम दिया गया था क्योंकि बहुत बड़ा था, इन लोगों का रूलिंग काफ़ी बड़ा था, जो कि ट्राइबल ग्रुप जो था ये, और चौहार अपराइजिंग, मतलब जंगल महल जगह को बोला जाता था, और जो उसमें ट्राइबल ग्रुप्स था उनको चौहर, हाँ चौहर अपराइजिंग बोला गया था, जहाँ पे इन लोगों को चौहर बोला जाता था। देखिए ना, लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू जेसीजा द चोर्स वर दी भूमिज ट्राइबल्स बिलोंगिंग ओरिजिनली टू मुंदारी मेन स्टॉक। अब इतना याद नहीं रखना मुंदारी मेन स्टॉक फलाना ठिकाना ये सब नहीं। हाँ, चौहार जो थे भाई वो एसोसिएट करते थे जंगल महल रिवोल्ट से। और जंगल महल रिवोल्ट कहाँ था? छोटा नागपुर, कहाँ? बंगाल के पास। चलिए, कौन थे ये लोग? भाई फार्मर्स और हंटर्स ही होंगे, और वैसे ट्राइबल्स तो फार्मर्स और हंटर्स ही होंगे ना यार, इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है। चलिए, जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान से सुनते जाइए। अगर आपने इतना भी फॉलो कर लिया ना, तो सच बता रहा हूँ यार, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा मॉडर्न इंडिया का। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार बस ठीक है जो भी ये बता रहे हैं बस ऐसे ही बस देख लेते हैं एक बार, तो देखिए यार कोई फ़ायदा है नहीं। फिर मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके, लिखवा लीजिए, ये मॉडर्न इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इंडिया के ट्राइबल पीजेंट सिविल अपराइजिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर है। क्योंकि यहाँ से आपका रिवोल्ट, एक रिबिलियन जो नेचर है वो क्रिएट हुआ था, गुस्सा बढ़ते गया था, और ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक्स होता है जहाँ पर आपको याद रखने की चीज़ें ज़रूरत है। याद रखिए, बार बार बोल रहा हूँ। बाकी जिसको यार याद रखना है वो रखे, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। आप लोगों को बताना बस मेरा काम था, बाकी आप लोगों की इच्छा, श्रद्धा है आप लोगों की, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। चलिए, अब देखिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग वाज अंडर दुर्जन सिंह। ये देखिए लाइन जो है, ये फर्स्ट पैराग्राफ की जो ये लाइन देख रहे हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग वाज अंडर दुर्जन सिंह। देखिए ये मेरे ख्याल से ना
इसमें इतना ज़्यादा कहने का सेंस ये लिखा गया है इसलिए, ऐसे तो सारी थी, लेकिन यहाँ पर एक बोला गया क्योंकि यहाँ पर पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था ना पुलिस रेगुलेशंस को लेके था, उसे चेंज करने की बहुत कोशिश की गई थी और चेंज हुआ भी था। थोड़ा एक हुआ क्या था चेंज, देखिए पढ़िए ध्यान से। द रेवेन्यू एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज वेल एज द पुलिस रेगुलेशंस imposed in rural Bengal made the system of hiring local pigs redundant as they came to be replaced by professional police। भाई इसमें कहना क्या चाह रहा है आपके कि जो जिस तरह के सिस्टम बनाया गया था, अब जो पुलिस रेगुलेशंस थे वो प्रोफेशनल पुलिस बना करके किसी को भी उठा सकते थे ना, लोकल पाइक्स को उठा रहे थे वहाँ से। मतलब जो लोकल जो थे उनको वो कुछ लालच दे करके कि भाई तुम इन लोगों के ग्रुप के हो, वही ट्राइबल्स पाइक जो ट्राइबल्स थे उन्हीं से चुन करके उन्हें बोला जाता है कि भाई हम तुम्हें पैसा देंगे, अच्छी लाइफ देंगे, तुम पुलिस में हमारे काम करो। अब वो लोग अपने लोगों के अगेंस्ट ही कंट्रोल करते थे, तो ये चीज़ें करना चालू कर दिया था। ठीक है, समझे आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, तो भाई 1500 चुआर जो है वो इंडल्ज हुए, वॉलेंट एक्टिविटीज़ हुई, बता चुका हूँ मैं आपको। ये सारा इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतने नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। माधव सिंह, राजा मोहन सिंह, नहीं कुछ नहीं, जितना बताया उतना कस करना है। तो चौहार इज कंसिडर्ड डेरोगेटरी बाय सम हिस्टोरियंस हु कॉल दिस द रिवोल्ट ऑफ द जंगल मैन इंस्टेड। मतलब चौहार को बोला गया एक डेरोगेटरी समझा गया। डेरोगेटरी मतलब कि किसी का अगेंस्ट है, किसी की चेस्टिटी या किसी के रिस्पेक्ट के ये नाम अगेंस्ट है, तो बजाय चौहार बोलना इट शुड बी कॉल्ड एज अ रिवोल्ट ऑफ द जंगल माहौल। दैट्स ऑल, इतना याद रखना है आपको, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बस एक दिमाग में रखिएगा कि चौहार इज नॉट अ वेरी अ गुड वर्ड और रिस्पेक्टेबल वर्ड फॉर अ ट्राइबल ग्रुप टू बी कॉल्ड एज और टू बी नोन एज। चलिए, तामर रिवोल्ट, द ट्राइबल्स ऑफ तामर। तामर कहाँ भाई? फिर छोटा नागपुर जाते कि ट्राइबल्स का याद रखना है आपको, दिमाग में रखेंगे ट्राइबल्स तो वहीं होंगे जहाँ फॉरेस्ट होंगे। उस टाइम पे फॉरेस्ट एरियाज कहाँ चल रहे थे भाई? छोटा नागपुर प्लेन में चल रहे थे, बंगाल के प्लेन्स के आसपास चल रहे थे, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, झारखंड में तो थे ही जंगल अच्छे खासे, एमपीज के मध्य प्रदेश के जो उस तरफ के जो आपके जंगल वगैरह हैं वहाँ, वेस्टर्न घाट्स हो गया आपका, तो ट्राइबल्स यहाँ पे सारे थे। तो ट्राइबल एरियाज वही जहाँ पे जंगल है। तो याद रखना है आपको कि ना कि कहाँ कौन से रीजन में हुआ था। तमर हुआ, तमर कहाँ भाई? छोटा नागपुर में हुआ। किसके अंडर हुआ? भोलानाथ साहे, है ना, भोलानाथ साहे, साहे के अंदर हुआ था। मुंडा का हुआ था। कोल म्यूटिनी, ये मैं शायद आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। शायद मैं भूल गया हूँ इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन मैं शायद ये पढ़ा चुका हूँ। लेकिन ठीक है, दोबारा पढ़ने में क्या दिक्कत है, स्पीड से निकल जाते हैं। ऐसा हो तो पूरा कंप्लीट करके ही रहूँगा मैं आज तो आपका ट्राइबल। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इतना कोई टेंशन नहीं। भोलानाथ याद रख लिया आपने, ज़्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। कोल म्यूतिनी, अब कोल्स कौन थे भाई? ट्राइबल्स थे। कहाँ के थे भाई? छोटा नागपुर के थे। अब छोटा नागपुर में क्या था भाई कि लार्ज स्केल ट्रांसफर्स हो रहा था, आउटसाइडर्स को दिया जा रहा था ज़मीन। कोल म्यूटिनी में, कोल म्यूटिनी में कहाँ हुआ भाई? छोटा नागपुर में। क्या रीज़न था भाई? ज़मीन बाहरों को दी जा रही थी, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें दे क्यों रहे हो बाहर का? पसंद ही नहीं था। तो कोल म्यूटिनी का नाम किसका आता है भाई? आपका बताया था मैंने, याद करने की कोशिश कीजिए, इसमें लिखा होगा आपका बुद्धो भगत। बहुत इंपॉर्टेंट नाम होगा, देखिए ढूंढिए कहीं लिखा होगा। देखिए देखिए, द कोल्स रिजल्टेड इज एन अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धो भगत। बुद्धो भगत जो थे इसके लीडर थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वॉलेंट एक्टिविटीज़ की थी, किलिंग भी हुई थी। देखिए वॉलेंट ऑपरेशन हुए तो किलिंग भी हुई है। हो एंड मुंडा अपराइजिंग्स, अब हो एंड मुंडा, मुंडा कहाँ से आपका नाम आता है? झारखंड से आता है ना। बिरसा मुंडा जो थे लीडर थे, उन्होंने काफ़ी वॉलेंट एक्टिविटी करवाई थी। होस जो थे वो बेसिकली ट्राइबल ग्रुप का नाम था, जो कि सिंहभूम, सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में है अभी। ठीक है, जहाँ पे आपकी माइंस भी बहुत सारी हैं, बॉक्साइट की मेरे ख्याल से, कोल्स की हैं माइंस काफ़ी वहाँ पर। तो बॉक्साइट किसका है आपका? बॉक्साइट का एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। हाँ, चलिए, तो द राजा ऑफ परहत ऑर्गेनाइज हिज हो ट्राइबल्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी एंड द एंट्री ऑफ बंगालीज इनटू देयर रीजन। यहाँ पर आपके रेवेन्यू पॉलिसीज को लेकर के फोर्स हुई थी और रिबेलियन हुआ था। संथल रिबेलियन बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। राजमहल एरिया, राजमहल एरिया में कहाँ आता है? बिहार में आता है। बिहार मतलब कि झारखंड उस टाइम पे तो अलग हुआ नहीं था, 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुआ था, लेकिन उस टाइम में सब कुछ एक ही था, तो बिहार हुआ। और राजमहल एरिया में के आसपास हुआ था, और राजमहल एरिया तुम्हारा बिहार में है। टू क्लियर द फॉरेस्ट, फ्लव द लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स, मोर रेवेन्यू चाहिए था भाई। मतलब कि समझिए आप कि अब क्या है कि संथल जो थे ये लोग रिबेलियन करके ना, अब ये लोग चाहते थे कि भाई हम नोमैडिक लाइफ छोड़ करके अब हम लोग ना ज़मीन पर आ जाते हैं, मतलब नॉर्मल अपनी नॉर्मल लाइफ, स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं, कुछ जॉब वॉब करते हैं, कुछ ढूंढते हैं आसपास का, है ना। अब हुआ क्या कि इन लोगों ने सोचा कि भाई चलो ठीक है, अब फॉरेस्ट क्लियर कर देते हैं, लैंड को भी हम प्लफिंग चालू कर देंगे, हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे। अब मतलब जंगल के बीच में रह करके हंटिंग कितना करेंगे यार, तो एक काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को इंटरेस्ट तो उनका ऑब्वियसली सेटिस्फाई होना ही था, तो कंपनी को चाहिए था मोर रेवेन्यू। उन्हें रेवेन्यू चाहिए था, तो लैंड पर उन्होंने और टैक्सेशन कर दिया, सीलिंग्स कर दी, लिमिट्स कर दी, इनको फोर्स करने लगा कि भाई तुम्हें यही उगाना है, तुम्हें इंडिगो ही प्लांटेशन करनी है। फिर रेबेलियन हो गया।
तो जीने नहीं दे रहे थे ये लोग किसी को भी ना, कहीं भी जीने नहीं दे रहे थे, मतलब पीछे पड़ गए थे एकदम कि यार जो मतलब कोई जीना भी चाहे तो उसको भी बिल्कुल जेल में रख करके वो जिए, बाहर ना जाए, उसके पंख ना लगे। ये चल रहा था ब्रिटिशर्स का उस टाइम पर। ठीक है, चलिए। बिरसा मुंडा रिवॉल्ट बता चुका हूँ आपको। उलगुलान एक नाम ये है, ग्रेट ट्यूमुल्ट। ये याद रखिएगा दोस्तों कि बिरसा मुंडा रिवॉल्ट में उलगुलून एक नाम था, ग्रेट ट्यूमुल्ट था, जो कि ज़मींदारी सिस्टम को लेकर के अगेंस्ट में हुआ था। बिरसा मुंडा का नाम झारखंड में आज भी जाएंगे तो रिस्पेक्टेबल नाम है, क्योंकि भाई रिवॉल्ट किया था तो ऑब्वियसली जान भी गई थी इनकी। ऐसा कुछ मेरे ख्याल से हुआ था, ही वॉज डेड आई गेस आफ्टर दी वायलेंट क्लैशेस बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड हिम। ठीक है, जमींदारी सिस्टम था, लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स कर दिया था, तो यही चला था, पेइंग रेंट मीन इंक्रीजिंग डिपेंडेंस। ऑब्वियसली यार आप रेंट हर बार पे करते जा रहे हैं और एब्जॉर्बिडस एग्जॉर्डस मतलब एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट पे कर रहे हैं, इंसेंसिटिवली आपसे इतना ज़्यादा अमाउंट मांगा जा रहा है कि अल्टीमेटली आप हैरास्ड हो रहे हैं और डेप्ट में होते जा रहे हैं। मतलब आप पे उधारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और फिर क्या करेंगे आप सुसाइड करेंगे, चले जाएंगे, आप कहेंगे यार करना ही नहीं हो, जाता हूँ मैं जीवन से। ये हो रहा था उस टाइम पर, जो कि आप लोगों को समझने की ज़रूरत है ना। फोर्स लेबर हो रहा था, सबसे बड़ा एक रीज़न उस टाइम में ये भी था, स्लेवरी थी, बैगर। ये सारी चीज़ आपको दिमाग में कनेक्शन नहीं क्रिएट करना है, चीज़ें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, चलिए, ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, इतना ही काफ़ी था। ताना भगत मूवमेंट दोस्तों, ताना भगत मूवमेंट एक बंदा था, झारखंड के रांची की बात है ये, जतरा ओरान उसका नाम था। और उसकी जो किंग बनने के लिए जब उसने ये कहा कि भाई नहीं मैं एक छोटे से एरिया का किंग बनूंगा, तो उसके जो लोग उसके फॉलोअर्स थे ना, उन्हें ताना भगत कहा जाता था। ठीक है, ताना भगत कहा जाता था। तो इन लोगों का भी रिवॉल्ट उसी चीज़ को लेके हुआ था, लैंड को लेकर के हुआ था, रेंट बढ़ा दिया जा रहा था। जहाँ भी एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे थे ये लोग, रेंट बढ़ाते जा रहे थे ज़मींदार्स, और ज़मींदार्स को कौन फोर्स कर रहा था, वो ब्रिटिशर्स थे। तो वही, ठीक है, तो ताना भगत कनेक्टेड सत्याग्रह इवन बिफोर गांधी सत्याग्रह मूवमेंट। दोस्तों ये पॉइंट मैं भूल गया करना, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बहुत कम बार पूछा गया ये क्वेश्चन, और अगर एग्जामिनर को ध्यान गया इस चीज़ पर, तो आपके नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए कि विच अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड सत्याग्रह मूवमेंट इवन बिफोर द गांधी सत्याग्रह। ठीक है, ये कौन है, ताना भगत, द कनेक्टेड सत्याग्रह। मतलब सत्याग्रह ऑलरेडी एक वर्ड आ चुका था, ये याद रखिएगा दिमाग में। सत्याग्रह वर्ड गांधी जी से पहले ही आ चुका था इंडिया में। हाँ, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देवी मूवमेंट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलिए। अब हो एंड प्लफ, हो मतलब यही हुआ कि यार टूल है एक तरीके से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ये हो तो पूछ सकता है, इजी क्वेश्चन हो सकता है कि द वर्ड हो एंड द प्लफ इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग, एग्रीकल्चर, फार्मिंग। ठीक है, चलिए। दामिने को, ये एक पर्शियन टर्म है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है पेपर में कि द वर्ड दामिने को, डबल हिस्टोरिक्स मान लगा के ना पूछ सकते हैं, दामिने को स्टैंड्स फॉर और मीन्स एज, इट मीन्स आउटसाइड एजेस ऑफ द हिल्स और स्कर्ट्स ऑफ द हिल्स, जो कि उस वक्त ब्रिटिशर्स या लोग यूज करते थे। जैसे कि अभी आपको बताया था ना पिछली क्लास में, इकरारनामा आज भी लोग यूज़ करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं अपने कि भाई इतना पैसा दिया, इतने टाइम में पैसा देंगे, और कोर्ट का एग्रीमेंट सील लगता है उसमें, गवर्नमेंट का, है ना। वैसे ही दामिनी को। चलिए, हुल है। हुल मतलब क्या होता है, मूवमेंट फॉर लिबरेशन। हुल, हुल मतलब क्या होता है, मूवमेंट फॉर लिबरेशन, ये याद रखना है आपको बस। यहाँ तक इतना नहीं है। खोंड अपराइजिंग पे जाना है, तो चलिए भाई, खोंड कहाँ से हुआ, ओडिशा से बिलोंग किया। ठीक है, इतना तो कुछ याद नहीं रखना है इसमें, बस इतना है। चक्रा बिसोई, चक्रा बिसोई एक नाम है जो कि इनसे एसोसिएटेड है, खोंड अपराइजिंग से। ये आपको अपने दिमाग में रखना है बसा करके, बस, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, कुछ भी नहीं जाना है। अब देखिए क्या है कि एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्व्स द मेन कॉज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वाज, the main cause against the Britishers was suppression of human sacrifice, न्यू टैक्सेस एंड एंट्री ऑफ जमींदार इनटू देयर एरियाज। अब देखिए, न्यू टैक्सेशन और जमींदार्स, ये दोनों तो पता ही है आपको कि भाई ये दोनों तो होंगे ही होंगे। सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस क्या था उस टाइम पर, बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स वगैरह हुआ करते थे। सती प्रथा थी हमारी, सती प्रथा भी तो क्या ही था, ह्यूमन सेक्रीफाइस ही था हमारा, है ना। हिंदुज्म में एक ह्यूमन सेक्रीफाइस था वो भी। इसको अपोज करने के लिए चक्रा बिसोई, जो कि हमारा कौन सा है, खोंड अपराइजिंग्स ने रिवोल्ट किया था। वन ऑफ द रीज़न ये भी था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक बहुत कम एग्जाम्स में ये पूछा गया, और ये सब कैचिंग वर्ड्स हैं,
ये सब कैचिंग वर्ड्स हैं दोस्तों, कैच करना है आपको यहाँ से। इसी वर्ड्स में क्वेश्चंस में बंदा खेल जाता है पेपर में, ठीक है। कोया रिवोल्ट्स में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ इतना ध्यान नहीं देना है, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। भिल रिवोल्ट्स, भिल्स, अभी भी भिल रेंजेस हैं। कहाँ से थे भाई भिल्स जो थे, ये एक ट्राइबल्स थे। कहाँ रहते थे, वेस्टर्न घाट्स में रहते थे। अब वेस्टर्न घाट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ ज्योग्राफी तो भाई पता ही है कौन कौन से स्टेट्स वहाँ से गुजरता है। ये इतना बताने की जरूरत नहीं है। कर्नाटका हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, है ना, और भी बहुत है, पढ़िएगा। ज्योग्राफी पढ़ना भी ज़रूरी है यार, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रह गए तो फिर तो हो गया कल्याण। चलिए, कोलीज, कोली राइजिंग्स, ये भी भिल्स के ही थे, एक समझे कि ये भी वेस्टर्न घाट्स के ही आसपास थे, इतना ध्यान नहीं देना है। तो भिल्स एंड कोलीज, है ना, दोनों में आई आइज हैं। और देखिए, भिल में हिल हो गया, कोली में ओली हो गया, या कोहली याद करिए, विराट कोहली का कोहली याद रखिए। कोहली भाई आपका था वेस्टर्न घाट से ही, ठीक है। चलिए, रमोजी, रमोजी कहाँ से था भाई, वेस्टर्न घाट से था। और रमोजी का पॉलिसी जो था एनेक्सेशन का, कि भाई जैसे ही किसी एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन हमने चार्ज पे लिया और एनेक्स कर लिया उसे, कि नाउ इट्स अ टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। एक ये जब आप एक्ट्स एंड पॉलिसीज पढ़ेंगे दोस्तों पॉलिटी में या मॉडर्न इंडिया में, तो यार वहाँ पर आपको ना एक एक्ट ऐसा आया था जहाँ पर ये कहा गया था कि नाउ मोर, इट्स नो मोर ब्रिटिश एरियाज और समथिंग। now they started calling is like ki the areas that have been conquered in India, these are called as the British possessions, not anymore but British territories। टेरिटरीज बना दी थी। पोसेशन और टेरिटरी में फ़र्क कर दिया था उन लोगों ने। पोसेशन मतलब कि पोसेस कर लिया आपने, और टेरिटरी मतलब कि भाई ये डिमार्क कर दिया है मैंने, अब ये मार्क कर दिया है, अब ये मेरा है, इसमें सब कुछ, रहना खाना पीना जो भी है सब कुछ अब मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं गवर्नमेंट हूँ, सीधी बात है कि सरकार मैं हूँ अब। चलिए, अब ये देखिए, बेसिकली टाइमलाइन जो मैं आपको बोल रहा था, वो एक टाइमलाइन इसी तरीके से, ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है इतना, छोटा सा नाम लिखना है आपको। जैसे कोल अपराइजिंग हुआ तो भाई कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में लीडर कौन था इनके, भाई भुट्टो भगत थे, ठीक है। अगर कोई अलग सा पॉइंट दिखता है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सत्याग्रह जो था, है ना, सत्याग्रह जो था वो गांधी जी से पहले भी गांधी जी से पहले कर चुके थे। और ये कौन सा ग्रुप था आपका, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ताना भगत्स, है ना। ताना भगत का मूवमेंट कौन था भाई, ये झारखंड में हुआ था आपका। ताना भगत कौन थे भाई, चतरा और के जो फॉलोअर्स है उन्हें ताना भगत कहा जाता था। तो ताना भगत ने सत्याग्रह किया था बिफोर गांधी सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है, कैचिंग पॉइंट्स बस आप साथ में रखो। तो पहले क्या लिखना है, पहाड़ियाज रिविलियन किसने किया भाई, तो लीडर के नाम लिखोगे आप, उसके बाद कहाँ हुआ ये लिखोगे आप, उसके बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये नहीं कि टैक्सेशन, है ना, एग्रीकल्चर लैंड, फार्मिंग, डिस्टर्बेंस, ये सब नहीं, एक कैचिंग पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे, अब एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इतनी कॉमन सेंस आपके पास है। लिखना है आपको, जैसे कि बताया मैंने आपको कि सत्याग्रह जो था वो हो गया था। ये इस तरह से आपको चलते जाना है और सबके साथ करते जाना है आपको, ठीक है, चाहे कोई भी हो। बाकी जो एक तो मूवमेंट्स हैं एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद चलिए, फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था। फॉरेस्ट सत्याग्रह याद रखिएगा दोस्तों, चैंचू ट्राइबल्स, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, बाय कार्वर्स ऑफ पलामू, ठीक है। चित्तूर सिंह जो था, इन्होंने सतारा में, सतारा कहाँ भाई आपका, पूना नासिक के पास सतारा था एरिया, जहाँ पर चीतू सिंह ने एक्वायर किया था इस एरिया को, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, रिवोल्ट किया था, है ना। चलिए, ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में खासी अपराइजिंग है भाई, तो आप लोगों ने मैप में सुना होगा जैंता खासी, गैरो, जैंता गैरो खासी हिल्स, है ना। तो खासीज वहाँ पर ट्राइबल्स के नाम है। तो जैंता हिल्स में ये हुआ था, वहाँ पर भी चीज़ें चल रही थी आपकी उसी तरीके से। इतना इंपॉर्टेंट कुछ मार्क्स है नहीं पॉइंट्स इसमें। अब ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन ये उठ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड टू बी एज ट्राइबल मूवमेंट्स, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज द सिविल मूवमेंट्स, विच अमंग द फॉलोइंग बी कॉल्ड एज द पीजेंट मूवमेंट्स। आपको मूवमेंट्स के नाम भी याद रखने, कौन से पीजेंट है, कौन से ट्राइबल है, कौन से सिविल है, ये याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि लीडर्स के नाम एसोसिएटेड, वन ऑफ द कैचिंग पॉइंट डिफरेंट क्या था, और उसका ईयर अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो चलेगा काम, बाकी पॉइंट से आप एलिमिनेशन ट्रिक कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैपेंड बिफोर 1857, है ना, और विच मूवमेंट्स हैपेंड आफ्टर 1857, ये भी याद रखना है आपको। तो ये बार देख लीजिएगा, जब गुजर रहे होंगे यहाँ से तो एक बार देख लीजिएगा कि कुकीज़, त्रिपुरा में नागा मूवमेंट जो हुआ था, ये सब 1857 के बाद हुआ था। इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, डीप में नहीं जाना है इसके, क्या क्या हुआ था कैसे नहीं हुआ इतना पूछा गया नहीं है आपसे, क्योंकि याद रखना, रिटेनिंग करना एग्जामिनर को भी पता है ना यार, इतना वॉल्यूमनस है, कैसे रिटेन कर लेगा स्टूडेंट इतना, ठीक है। अब गैरो खासी जनता हिल्स में जो आपका रिवोल्ट हुआ था, उसमें से एक लीडर कौन सा एसोसिएट था, वो था तीरथ सिंह, ये याद रखिएगा। तीरथ सिंह किससे था भाई, गैरो खासी जनता हिल्स से मूवमेंट जो हुआ था वहाँ से तीरथ सिंह कनेक्टेड था।
ठीक है। सिंग पोज आसाम में था, आपको नाम रखना है निरंग फिडू, बस। देखिए करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार क्या बोरियत हो रही है इन ट्राइबल ग्रुप्स का याद करने में, बड़ा मेहनत लगेगी याद करने में, तो भाई करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, एज आई बी एज blunt as I'll be honest to you. You have to remember. The serious ones among you will definitely going to remember these points because they know कि इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना है, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, 2-3 क्वेश्चंस तो आएंगे, और चाहे दुनिया को कोई भी पेपर दे दो यार, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, दुनिया का कोई भी पेपर उठा लो आप, आई चैलेंज यू कि यहाँ से क्वेश्चंस आए ही आए हैं। ठीक है। अब सिपाही म्यूटनीज हुआ, भाई रीजंस क्या थे? डिस्क्रिमिनेशन बता चुका हूँ मैं आपको, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट गलत था, जो इंडियन मिलिट्री में जो थे ब्रिटिशर्स के अंदर, उनके साथ ट्रीटमेंट इतना गलत था। उनको जो बंदूक दी जा रही थी तो उसमें क्या है कि देवर और ब्राह्मण्स एंड हिंदूज, राइट? तो पिग है ना, पिग के जो एक तरीके से वो कवरिंग की जा रही थी बुलेट के ऊपर, ठीक है, तो ये चीज़ उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती थी। फूड शेल्टर में काफ़ी गंदी क्वालिटी उन्हें मिलती थी, पैसा उन्हें मिलता भी नहीं था, कभी कभी जो उनकी जो सैलरी थी वो कभी मिलती नहीं थी। एक ये भी था कि उन्हें लोअर समझा जाता था, लोअर स्टेटा का आदमी समझा जाता था, काम वही कर रहे हैं सब, लेकिन इंग्लिश को ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छी मिलती थी जो कि आर्मी में थे, और यहाँ पर बहुत गलत तरीके से बिहेव किया जाता था। तो ये रीजन्स थे बेसिकली, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, तीनों फैक्टर्स थे, बता दिया मैंने, अगर चुन सकते हैं आप तो चुन लीजिए। इंपॉर्टेंट म्यूटनीज थी, इतना ध्यान नहीं देना है। अब वीकनेस ऑफ पीपल अपराइजिंग्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, बस इतना याद रखना है कि भाई ट्रेडिशनल आउटलुक था, सेमी फ्यूडल थे। सेमी फ्यूडल मतलब क्या था कि भाई फ्यूडल क्लास थे ही नहीं, है ना, कुछ उसमें थे जो कि फ्यूडल क्लास थे। फ्यूडल क्लास कौन? जो कि भाई जमींदार के आसपास जिनके पास पैसा है ना, जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे को संभाल रहे हैं उस टाइम पर। तो सेमी फ्यूडल मतलब कि जो उनके पास इतना ज़्यादा नहीं भी था, मतलब कुछ थे कुछ नहीं थे, कुछ फ्यूडल क्लास थे कुछ फ्यूडल क्लास नहीं थे, है ना। चलिए, एलियन रूल बाहर से आ रहा है, तो ये तो रीजंस हैं ये आपके। अब देखिए ये रीजंस मैंने बताया आपको, तो समरी भी देख लीजिएगा, और जो जो मैंने बोला है ना, मैंने बस उसको बहुत रिड्यूस करके बोला है, लेकिन अगर मैं सिर्फ समरी को रिड्यूस करके बोलूँगा ना दोस्तों, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, इसलिए मैं चैप्टर वाइज आ रहा हूँ, ताकि मैं आपके साथ भी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग भी मेहनत करें मेरे साथ। और देखिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ इतना, तो यार मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि आप लोग भी मुझे मतलब सुने, उस पर कमेंट करें, उसमें बताएं कि सर नहीं, आई एम एक्चुअली गेटिंग हेल्प फ्रॉम योर लेक्चर्स, तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार। बता रहा हूँ ना, सारा काम इंस्पिरेशन पे होता है, एक पुश मिलता है इंसान को कि चलो यार और करते हैं, चलो कहीं तो फ़ायदा हो रहा है लोगों को। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टू दिस वीडियोज़, ताकि हम लोग और अच्छी कंटेंट के साथ आप लोगों को एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, समरीज देख लीजिएगा एक बार, इसी टाइमलाइन से आपको याद रखना है, चीज़ें बिल्कुल होगी इंशाल्लाह, पेपर में अव्वल आओगे, बहुत ऊपर जाओगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।